हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सक्षम गॉड। आज मैं हेमंत जी से मिलने वाला हूं और आप काफ़ी लोग जानते भी होंगे हेमंत जी के बारे में। उनकी एक टीम है पूरी राष्ट्र चेतना मिशन के नाम से, जो लोगों की हेल्प करते हैं। हेल्प इन द सेंस कि अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो वो ब्लड अवेलेबल कराते हैं। उनकी टीम में से कोई भी चला जाता है और मुझे भी सोशल वर्क करना अच्छा लगता है, तो मैं भी गया हुआ हूँ। और अभी मैं बुलंदशहर में हूँ, तो मैं इनके साथ जुड़ा रहता हूँ। और जब दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में भी एक एनजीओ के साथ मैं रहता हूँ। और बात चल रही है हेमंत जी की, तो ये लोगों की हेल्प करते हैं यहाँ पे। जैसे अभी मज़दूर लोग चल रहे हैं लॉकडाउन में, जो मज़दूर प्रवासी अपने घर जा रहे हैं, तो उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं। और अगर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो ब्लड भी प्रोवाइड कराते हैं, और भी बहुत सारी लोगों की हेल्प करते हैं। तो मिलेंगे हेमंत जी से और उन्हीं से जानेंगे कि उनकी टीम और वो कैसे काम करते हैं। तो अभी मैं घर पर हूँ और अभी उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो बाकी बातें उन्हीं से करेंगे चल के। चलिए लेट्स गो। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं, फिर बात करते हैं हेमंत जी से। तो अभी मैं आ चुका हूँ हेमंत जी के पास और हम अभी जा रहे हैं सब्ज़ी लेने मिर्ज़ापुर। तो जैसे मैंने आपको बताया था हेमंत जी के बारे में, वो अपने आप में एक वन मैन आर्मी है, तो उन्हीं से मिलवाता हूँ अभी। जी हाँ जी हेमंत जी, नमस्कार नमस्कार अजय जी, आपका भी स्वागत है हमारे सेवा के कार्य में हमारे सहभागी बनने के लिए। थैंक यू जी। और अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने। हाँ जी, हम लोग ये लॉकडाउन के दौरान जो संकट में फंसे हुए परिवार हैं, जिनके पास में अब खाने के लिए और परिवार चलाने के लिए राशन की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था नहीं है, ऐसे परिवारों को खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था हम लगभग 1.5-2 महीना से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से, प्रारंभिक दिन से ही करा रहे हैं। उसमें हम उनको आटा, चावल, दाल, नमक, चीनी, तेल, सब्जी, आलू, इस प्रकार के लगभग 8-10 सामान का करीब 15 किलो की एक किट बना करके पैक करके देते हैं। और अब तक हम लोग करीब 1700-1800 परिवारों में ये सामान पहुंचा चुके हैं। कैसा कर लेते हैं ये सब आप? ये सब टीम वर्क के कारण ही संभव हो पाता है। हमारी संस्था का नाम राष्ट्र चेतना मिशन है और अपनी संस्था के माध्यम से इतने सारे युवा कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सब लोग टीम वर्क से काम करते हैं, सब लोग अलग अलग व्यवस्थाओं में सहयोग और योगदान करते हैं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी जितनी हमारी सामर्थ्य होती है आर्थिक सहयोग करते हैं, कुछ समाज से भी हम सहयोग प्राप्त करके और इन निराश्रित असहाय परिवारों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने भी अभी एक वीडियो अलग से शूट की थी अपना इंट्रो का, तो मैंने इसमें यही बताया था कि मुझे भी अच्छा लगता है सोशल वर्क करना। तो यहाँ भी मैंने इसलिए आपसे कांटेक्ट किया और आपसे जुड़ा, वरना मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ भी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। तो मतलब एक खुशी सी मिलती है ना सोशल वर्क करने में। ये समाज की सेवा में जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, मैं स्पष्ट कहूँ तो मुझे शायद कुछ लोगों को कुछ खराब लग सकता है, इतनी संतुष्टि मुझे पूजा करने में, भक्ति करने में, आराधना करने में भी नहीं लगती, जितनी पूजा की बजाय मुझे लोगों की सेवा, असहाय लोगों की सहायता करने में हमें उतना आनंद मिलता है, उतनी संतुष्टि मिलती है। और लगता है कि बिल्कुल वास्तव में नर सेवा और नारायण सेवा का जो एक श्लोक हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वो वास्तव में बिल्कुल सत्य है कि आप इंसानों की सेवा करके जब उनकी दुआ प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो वो भगवान के आशीर्वाद और भगवान की कृपा के बराबर ही होता है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, जैसा कि मैं भी हूँ। तो मुझे ऐसा भी कुछ लगता है कि आप अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज़ हैं, क्योंकि मैं भी अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज़ हूँ। और लोग कहते हैं कि जो लोग अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, वो मतलब ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लोगों के बारे में सोचते भी हैं ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, पारिवारिक संस्कारों का तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता ही है। मेरे दादाजी भी देश की आज़ादी के संघर्ष में भाग लिया था और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरे दादाजी के संस्कार मेरी पीढ़ी में और मेरे अगली पीढ़ी में भी पहुँचे, हम लोग ये प्रयास करते हैं। मेरा पूरा परिवार एक तरह से संगठन से, समाज से जुड़ा हुआ है। मेरी माताजी भी आरएसएस के एक अनुषांगिक संगठन सेवा भारती, जो सेवा के क्षेत्र में पूरे भारत में काम करता है, सेवा भारती की बुलंदशहर की विभाग अध्यक्षा रही हैं।
तो उनके भी संस्कारों का निश्चित रूप से असर है। और मैं खुद भी लगभग 20-22 वर्षों से आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके कई विभिन्न संगठनों में भाग लेकर के समाज जीवन के अनेकों संघर्ष और अनुभवों का ज्ञान प्राप्त हुआ है और बहुत प्रेरणा भी मिलती है सब लोगों को देख करके। हाँ, तो ये आपका जो सोशल वर्क का जो काम है ये कैसे रहता है? मतलब आप जो बोल रहे हो कि खाना डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों में जिनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैसे कैसे करते हो आप? मतलब डेली या एक दिन छोड़ के तीसरे दिन कैसे? हम लोगों ने एक अपने कार्यकर्ताओं का पूरे शहर में नेटवर्क तैयार किया हुआ है, जो अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने स्थान पर रहने वाले आसपास के लोगों की सूचनाएं हमें देते हैं। जो लोग बेचारे मजदूरी करते थे, छोटा मोटा दुकानों पर काम करते थे, रिक्शा चलाते थे या ई रिक्शा चलाते थे, जो हैंड टू माउथ डेली प्रतिदिन खाने और कमाने वाले लोग थे जो आसपास की बस्तियों में रहते हैं, उनको हम लोग फोकस करते हैं कि उन तक सामान पहुंचा सकें। और अब चूंकि 2 महीने इस संकट को हो गया है, तो बहुत सारे मध्यम वर्ग के परिवार भी, मिडिल क्लास फैमिलीज भी, जो संकोच के कारण बाहर आकर किसी से मांग नहीं सकते, किसी से अपनी मन की पीड़ा को कह नहीं सकते अपने आत्मसम्मान के कारण, तो ऐसे भी लोगों की हम एक सूची बना करके उनको अपनी ओर से बिना उनकी सूचना के भी सामान पहुंचाते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान भी बना रहे और उनकी जो आवश्यकता है वो भी पूर्ण हो सके। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता अपने आसपास के क्षेत्र में पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम सब्जी लेने आए हुए हैं, तो वहाँ पहुँच गए हम। तो अभी सब्जी ले लेते हैं, फिर बाकी बात बाद में करेंगे सब्जी लेने के बाद। अभी आपसे बहुत कुछ पूछना बाकी है, अभी जानना बहुत कुछ बाकी है, तो पहले सब्जी ले लेते हैं फिर बात करते हैं। तो अभी सब्जी आ चुकी है कुछ, ये आप देख सकते हैं। अभी ये गाड़ी में रखनी है और फिर जाएंगे गोडाउन पे, जहाँ पे सब लोग हैं अभी, फिर वहाँ पे अपना पैकेट बना के अपना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकलेंगे। तो ये क्या इनको पहले ही बोल दिया था सब्जी लेने के लिए? हमारे बिट्टू जी के माध्यम से कल ही इनको सूचना कर दी गई थी, तो इन्होंने अपने खेत से स्वयं ही सहायता के लिए। अच्छा, खेत की ताज़ी सब्जी है, मतलब इनका खुद का खेत में उगाई हुई है, और कल ही बोल दिया कि हम आएंगे तो सब्जी रेडी रखना, तो उन्होंने खुद तोड़ के रखी हुई है अपना घर से। बहुत बढ़िया। हेमंत जी, आप ये बताइए, जैसे अभी मैं ब्लड का भी देखता हूँ, जैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं आप, तो पूरी आपकी टीम है कि जिसको जहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे आपकी टीम पहुँच जाती है और आप भी स्वयं पहुँच जाते हैं। तो कैसे कर पाते हैं ये सब? मतलब लोगों को अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे, क्या आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं या कैसे? हम लोगों ने अपना एक रक्तदाताओं का बहुत बड़ा समूह बनाया हुआ है, जिसमें करीब 2000 से ज़्यादा ब्लड डोनर्स जो स्वेच्छा से अपना रक्त दान कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो ऐसे हमने लगभग 2000 लोगों की एक डेटा बना करके लिस्ट बनाई हुई है। जब भी हमें किसी हॉस्पिटल से, किसी शहर से और मरीज के ब्लड की आवश्यकता की सूचना मिलती हैं, ये नेटवर्क हमारा केवल बुलंदशहर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि पूरे देश भर में भी है, कि भारत में किसी भी शहर में किसी भी मरीज को किसी भी ब्लड की आवश्यकता, किसी भी ग्रुप की आवश्यकता होती है, तो हम वहीं के स्थानीय टीम के द्वारा उसको ब्लड की व्यवस्था कराते हैं। पिछले 8 वर्षों से हम इस काम को निरंतर और निर्बाध रूप से कर रहे हैं, जो कि प्रतिदिन लगभग 4-5 मरीजों की व्यवस्था करने के कारण हर महीने हम लोग 100 से 150 मरीजों को ब्लड की व्यवस्था कराते हैं, जो साल भर में हमारा 1500-1600 तक पहुंच जाता है। अभी पिछले ही साल 2019 में एक भारत सरकार के द्वारा एक ऑल ओवर इंडिया का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ हमारी संस्था को एक नेशनल अवार्ड भी इस सेवा कार्य के लिए प्रदान किया गया था। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। तो जैसे कि मान लो अगर कोई इंडिया के अगर किसी भी कोने में है, तो वो कैसे, मतलब अगर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो क्या कैसे पता चलता है आपको? कि वो हमसे संपर्क करें? हाँ, आपको कॉल करें। हाँ। या मैं आपका नंबर भी दे सकता हूँ इसमें वीडियो के सोशल मीडिया पर लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज, और जो हम लगातार जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, उनको हम हमेशा फेसबुक पर और सब चीज़ों से प्रसारित करते हैं, जो पूरे देश भर में लोगों के संज्ञान में आता है, जिसमें हमारे नंबर, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ मेंशन होता है। कहीं पर भी कोई आवश्यकता होती है तो वो हमें उस माध्यम से संपर्क कर लेते हैं, और फिर जिस राज्य की घटना होती है, जिस शहर की घटना होती है, हम उस डिटेल को उस शहर के अपनी टीम कोऑर्डिनेटर को फॉरवर्ड करके उनकी सहायता करा देते हैं।
अच्छा, तो मतलब कोई भी जैसे टीम मेंबर होता है तो वो वहाँ पे चला जाता है? वो उस हॉस्पिटल में जहाँ मरीज एडमिट है उसके अटेंडेंट वहाँ उपस्थित हैं, उन लोगों से संपर्क करके उन तक पहुँच करके और उनको ब्लड डोनेट करके उनकी सहायता करा देते हैं, जिसके वो फ़ोटोग्राफ्स भी हमें देते हैं। उन फ़ोटोग्राफ्स को भी हम फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। आप जैसे आप स्वयं ही अजय जी हैं, आप भी फेसबुक पर ही इन सब हमारे सेवा कार्यों को देख करके प्रेरित हुए और ख़ुद आप भी हमारी रक्तदाताओं की टीम में शामिल हुए। और अभी पिछले हफ्ते आपने स्वयं भी एक हमारे आग्रह पर एक ज़रूरतमंद मरीज के लिए ऐसे लॉकडाउन के महासंकट के समय में भी रात के समय अपने घर से ब्लड बैंक जा करके उनको ब्लड डोनेट करके सहायता की। इसी तरह से स्वप्रेरणा से बहुत सारे युवा हमारे साथ में जुड़े हैं। हाँ, मैं तो मतलब वैसे भी करता रहता हूँ और मेरे ऑफिस के बराबर में ही कैंप लगता रहता है, तो नॉर्मली मैं तो हर 3 महीने में देता रहता हूँ। और ये भी आपका अच्छा है कि अगर किसी को अगर रिक्वायरमेंट है और किसी के काम आ जाओ जी जी, तो वो हमेशा आपको ज़िंदगी भर याद रखता है। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद देता है वो। और रक्त का कोई विकल्प नहीं है। हम और बीमारियों को दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेशन, सर्जरी, वेंटिलेटर, इन सब चीज़ों से संभाल सकते हैं, लेकिन ब्लड की कमी तो सिर्फ ब्लड से ही पूरी हो सकती है। और वो ब्लड भी केवल ह्यूमन बॉडी से ही मिलता है, मानव शरीर से ही मिलता है, मशीन से तैयार नहीं हो सकता, दवाइयों से तैयार नहीं हो सकता। तो ब्लड अपने आप में एक तरह से अनमोल तत्व है, जो हमारे शरीर में अगर अतिरिक्त मात्रा में भी है और हम किसी दूसरे की सहायता करने के लिए, जीवन बचाने के लिए उसको देते हैं, तो उसका जीवन तो बचेगा ही और हमें भी पुण्य मिलेगा और हमें एक आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। हाँ, और ब्लड डोनेट करने से एक बेनिफिट और होता है कि जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो, 1 यूनिट या ही साइज रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप 1 यूनिट कुछ 250 ग्राम तक डोनेट कर सकते हो 3 महीने में। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपके अंदर कुछ नए सेल्स बनते हैं फिर से ना ब्लड के, फ्रेश ब्लड बनता है। 350 ml 1 यूनिट की क्वांटिटी होती है। जो 1 यूनिट ब्लड बोला जाता है कि 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, वो 350 ml होता है। 350 ml ब्लड डोनेट किया जाता है। एक मानव शरीर के अंदर 6 से 7 लीटर तक ब्लड होता है, जिसको हम एक तरह से 18 से 20 करीब यूनिट में काउंट कर सकते हैं। तो 1 यूनिट ब्लड अगर हम किसी को देते हैं तो वो मात्र 3-4 दिन में उसको थोड़ा रिकवरी हो जाती है और 3 महीने के अंदर वो पूरी तरह से पूर्ति कर लेता है। और 3 महीने बाद कोई भी स्वस्थ व्यक्ति पुनः रक्तदान कर सकता है, यानी वर्ष में 4 बार रक्तदान किया जा सकता है। हाँ, कुछ मतलब मैंने ये भी सुना है कि ब्लड डोनेट करने से जब नया ब्लड बनता है तो कुछ जैसे बॉडी में कुछ बीमारियां होती हैं या वो भी जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन, नई एनर्जी, एक नई एनर्जी बनती है। शरीर के हमारे अंगों को नया काम करने का अवसर मिलता है, उनमें नई एनर्जी आती है, फ्रेशनेस आती है, ताजगी आती है। हाँ, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी को भी ब्लड की हेल्प अगर चाहिए होती है या किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाएं और लोगों को ब्लड डोनेट करें। और उससे ब्लड डोनेट करने से क्या होगा कि जब आप किसी को ब्लड डोनेट करेंगे तो हो सकता है किसी की लाइफ बच जाए और बहुत से लोगों की बचती भी है, तो वो आपको हमेशा याद रखेगा और हमेशा दुआएं देगा। तो लोगों की हेल्प करें और ब्लड डोनेट करें। बाकी मैं हेमंत जी के साथ आज पूरा दिन रहने वाला हूँ। उनका आज पूरा समय मैंने मांगा है कि आप मेरे साथ रहिए और जो भी आप करते हैं और जितनी भी हेल्प करते हैं लोगों की, वो मैं ताकि आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और आपको भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं हेमंत जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहे इंडिया में कहीं भी हों तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि आपको हेल्प पहुंचाई जाए। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। थैंक यू। ज़्यादातर लोग लगाए हैं मास्क, बस हमारे लाला जी नहीं लगाए हैं, मामा जी। इतनी कष्ट की और संकट की परिस्थिति चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग मास्क नहीं लगाए हैं। हाँ, ये लीजिए। मास्क रखा हुआ होना एक अलग बात है, लेकिन उपयोग करना उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही बात है। रखा तो सबके पास नहीं होता है। ले लो जी, तुम भी लगाओ इसे अभी तुरंत, ऐसे खुला मत घूमो। देख, लेकिन आप लोगों का तो यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक से इंटरेक्शन रहता है ना, तो आप लोगों को सावधानी ज़्यादा जरूरी है। लगा ले तुरंत से। अच्छा हेमंत जी, ये वायरस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो कोरोना वायरस फैला है ये, जी जी, तो
इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कोरोना वैश्विक महामारी जो इस समय पूरी दुनिया के लिए एक भीषण महासंकट बन गया है, उसमें चूंकि अभी तक उसका कोई वैक्सीन, कोई परमानेंट इलाज, कोई दवाई नहीं बन पाई है, तो इसके लिए तो केवल बचाव ही एक तरीका है कि हम उसका शिकार होने से खुद को, अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए सावधानी रखना ही सबसे बेहतर उपाय रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी गंभीरता को समझते हुए इतने दिन पहले से ही लॉकडाउन करके देश की जनता को सुरक्षा के प्रति जागरूक और सावधान करने का प्रयास किया, उनके सभी निर्देशों का, उनके सभी अनुरोधों का हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए। अनावश्यक सड़क पर, रोड पर, बाज़ार में बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। भीड़ के स्थानों पर जाने से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। केवल जो बहुत अति आवश्यक कार्य हो उसके लिए ही निकलना चाहिए, और उसमें भी पूरी सावधानी रखते हुए मास्क लगाकर, सैनिटाइज़र का बार बार उपयोग करके, साबुन से हाथों को धो करके, और इस तरह से ही हम केवल अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को मास्क पहुंचा सकें। हमने करीब 1100 के करीब मास्क भी पहुंचा दिए हैं, मास्क बांट रहे हैं हम लोग। जिन लोगों के पास में बाज़ार से ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हम उनको निःशुल्क मास्क भी प्रदान कर रहे हैं, सैनिटाइज़र भी प्रदान कर रहे हैं, और अपने साथ भी हर समय सैनिटाइज़र रखते हैं। जब भी कहीं हम किसी को सामान, सामग्री, कोई भी सहायता करते हैं तो उस समय उसको सैनिटाइज़ भी करते हैं। अच्छा, वैसे कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में ऐसी कंडीशन भी आएगी कि घर में कैद होकर रहना पड़ेगा? हाँ जी। तो मतलब प्रकृति को देखते हैं अभी आज कि मतलब कैसी अच्छी लगती है, और कभी मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी। ये एक तरह से प्रकृति का प्रकोप है, जो मानव ने, मनुष्य ने अपनी संसाधन और उद्योग और विकास के नाम पर जो प्रकृति का दोहन किया है, दुरुपयोग किया है, एक तरह से उसी का दैवीय प्रकोप ही आज मनुष्य को झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण आज मनुष्य की दुर्गति हो रही है और प्रकृति एकदम समृद्ध हो रही है। हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं, वातावरण शुद्ध हो रहा है, नदियों का जल शुद्ध हो रहा है, हवाएं शुद्ध हो रही हैं, बहुत दूर दूर से पहाड़ नज़र आने लगे हैं, प्रदूषण छंट गया है। तो एक तरह से प्रकृति ने खुद को रिसाइकल कर लिया है, और उस रिसाइकिल के लिए जो ये आपदा आई है, इसका जिम्मेदार भी एक तरह से मनुष्य ही है। मनुष्य को अब ये सबक ले लेना चाहिए कि वो कितनी ही प्रगति करे, लेकिन उस प्रगति का आधार प्रकृति का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊं, 2008 में मैंने MBA में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे एक लेक्चरर थी हमारी, तो उन्होंने एक बात बोली थी मुझसे, क्योंकि पोल्यूशन तो था ही पहले से। जी जी। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आने वाले टाइम में ना लोग जो सुअरों की तरह नज़र आएंगे। हाँ हाँ हाँ। और आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि हमें मतलब मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है। हाँ हाँ। और बिल्कुल मतलब कंडीशन ऐसी रही कि मुंह पे ये ऐसा ही रखा रहता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। तो इसके मतलब जिम्मेदार कौन है? मतलब नहीं, इस केवल एक कोरोना के लिए तो हम किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें चीन का नाम जरूर इस बात को आ रहा है कि भाई चीन ने कुछ शायद कोई एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया, कोई वायरस हथियार वो बनाना चाह रहे थे, उसका वो वहाँ से लीक हो गया, जिसके कारण ये पूरे दुनिया में फैला है। हो भी सकता है ये सच्चाई हो, लेकिन कुल मिलाकर अब ये घटना किसी को जिम्मेदार या दोषी ठहराने की बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इससे सबक लेकर के अपने जीवन को, अपनी संस्कृति को, अपने संसार को, अपनी प्रकृति को सुखद और समृद्ध कैसे बना सकते हैं। वापस से गोडाउन में आ गए हैं, सब्जी और आलू लेके। बाकी सारा सामान, सरसों का तेल भी लाए हैं, चावल भी लाए हैं। हाँ, तो यहाँ पे अभी आटा वाटा सब पैक हो चुका है, और जो भी पैकेट्स देने के लिए हैं वो सारा रेडी हो गया। बाकी हेमंत जी से जानते हैं कि क्या क्या है। हाँ जी हेमंत जी। हमारी संस्था के द्वारा यहाँ बुलंदशहर नगर में जो भी लोग इस लॉकडाउन के संकट से प्रभावित होकर के असहाय होने की स्थिति में आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, उनकी सूचना हमें स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सामाजिक लोगों के द्वारा मिलती हैं। उनकी पूरी सूची बना करके, उनकी लिस्ट बना करके हम लोग हर 2 दिन बाद उसको
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको वेरीफाई भी करते हैं कि वो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं भी या नहीं हैं। क्योंकि पिछले दिनों ऐसे भी बहुत सारे मामले आए कि लोग सेवा का सहायता का दुरुपयोग करने का प्रयास करने लगे थे। तो इसलिए हम आसपास के लोगों से पता करके उनकी वास्तविक हालात का पता करके उनको सामान पहुंचाते हैं, जिससे उनको उनके आत्मसम्मान को ठेस भी ना लगे और उनकी आवश्यकता भी पूर्ति हो पाए। इसके लिए अब हम किसी प्रकार का फ़ोटो या इस तरह का कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, तो सामान में क्या क्या रहता है, मतलब सामान किस तरीके से में और कितना कितना रहता है? हाँ, सामान में हम लोग एक पूरी खाद्य सामग्री किट बना करके तैयार करते हैं जो उनको पहुंचाते हैं। उस खाद्य सामग्री किट में आटा, चावल, दाल, नमक, सरसों का तेल, आलू, लौकी, इस तरह के लगभग 8-10 चीज़ें होती हैं जो लगभग 15 दिन के लिए एक छोटे परिवार के लिए पर्याप्त होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आटा वगैरह और ये लौकी और ये सब्जी वगैरह रखी भी हुई है, सब पैक करके। इधर दिखा दो जरा, आटा रखा हुआ है। ये अभी अभी ताज़ी सब्ज़ी लेके आ रहे हैं। अभी हम हेमंत जी से बात कर रहे थे गाड़ी में, तो तभी ये लेके आए। बाकी क्या है, इधर नमक है और चावल है और सरसों का तेल भी है। बाकी और ये आटा पॉलीथीन में हेमंत जी, इनका क्या वेट होगा? ये जो आटा 5 किलो के आटा के 5-5 किलो के पैकेट बनाए हैं। 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो नमक है, आधा लीटर सरसों का तेल है, 1 किलो दाल है, लौकी है, 2.5-3 किलो का आलू का पैक है। अच्छा। इस तरह से ये सब पैक बनाते हैं हम। तो ये पूरा मतलब फैमिली को जाता है। एक आटे का पैकेट हो गया, चावल का हो ये गया, पूरा एक किट बनाते हैं, वो किट बना करके जाता है। तो वो ज़रूरतमंदों को दे दिया जाता है। जी 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 जी। ठीक है। आप मेंबर्स हैं और मैं भी टीम का मेंबर ही हूँ, क्योंकि मैं भी इनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो ये साथी हैं ही अपने। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कपिल राणा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने से हम ये कार्य निरंतर कर रहे हैं, जैसा कि हमारे हेमंत जी ने बताया, 2 दिन के गैप के बाद। और जितने भी शहर में ज़रूरतमंद लोग हैं सभी को हम अभी तक करीब 1500 लोगों को हम ये सामग्री पहुंचा चुके हैं, मतलब परिवारों को, 1500 परिवारों को सामग्री पहुंच चुकी है। और जैसा पहले बताया कि उसमें हम विशेष ध्यान ये भी रखते हैं, वैसे आपने देखा होगा कि पहले बीच में न्यूज़ आई थी कि लोगों ने जमाखोरी करना शुरू कर दिया था बटे हुए सामान से भी। वो क्या करते थे, आटा दाल वगैरह उन्होंने इकट्ठा किया, किसी पंसारी के आगे उनसे बोला भैया कि इसके बदले मुझे कुछ और दे दो। इस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, जिसे वाकई में ज़रूरत है उसे ये चीज़ पहुँचाई जाए। अच्छा जी। तो राणा साहब, आप मतलब हमेशा हेमंत जी के साथ रहते हैं जब भी ये? हाँ, मैं हेमंत जी के साथ तकरीबन पिछले 12-13 साल से, मतलब मैं हेमंत जी सहपाठी रहे हैं, साथ पढ़े हैं एक ही विद्यालय में। हाँ, बहुत अच्छा। और इन्हीं के माध्यम से मैं भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, सब इन्हीं का सौजन्य है। बाकी ये है कि सेवा का मौका मिलता रहता है इन्हीं के माध्यम से। बाकी और भी हमारे कई सारे काम है, ब्लड डोनेशन का काम है, गौरक्षा का, हेमंत जी से बात हुई थी, वो काफ़ी सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप बताइए अपना नाम। भवेश आहूजा। भवेश आहूजा जी, अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं हेमंत जी से तो वैसे निजी तौर पे बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, सहपाठी के बतौर। अच्छा, लेकिन आप भी क्लासमेट रहे? क्लासमेट, इनसे जूनियर रहा हूँ बल्कि। अच्छा। एक ही स्कूल में। अच्छा। उसके बाद हम दोनों एक ही संगठन से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तब से भी हम दोनों एक साथ किसी न किसी कार्य में लगे रहते। अब लॉकडाउन के दौरान मैं लगातार इनको देख रहा था कि ये सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तब मैं इनसे 1 हफ्ते पहले मैंने इनसे स्वयं संपर्क किया कि मैं भी इनके साथ इन सेवा कार्य में लगना चाहता हूँ। हाँ, मैं सुबह आया था तो यही मुझे सबसे पहले मिले थे यहाँ पे। हाँ जी। तो उसके बाद 1 हफ्ते से मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और जितना सहयोग तन मन से कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। कर लो जी। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम पिंटू गुजर है। गुजर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बस पहली बार इतना मौका मिला है, देश संकट में है। हाँ। तो ये काम करने का मौका मिला है, तो हेमंत जी के साथ में अच्छे से काम कर रहे हैं सब, जो भी हमारा। मैं भी हेमंत जी के साथ में 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो बस हेमंत जी से, बस हेमंत जी ने थोड़ा सा बोला और हम तैयार ही हैं, जैसे बोले हेमंत जी ऐसे तैयार रहते हैं हर चीज़ के लिए। हमारे गुरु तो हेमंत जी हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर एक चीज़ और है कि जब किसी गरीब की हेल्प करते हैं जी, तो मतलब एक आत्मा को सुकून सा मिलता है ना। जी जी जी, सुकून मिलता है, इसलिए कर रहे हैं जी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम विकास सिंह है। मैं यहाँ साठा बुलंदशहर साठा में रहता हूँ। हाँ, और तो सिंह साहब आप ये बताइए कि हेमंत जी को आप कब से जानते हैं? हेमंत जी को पिछले 2.5-3 सालों से मैं जानता हूँ इन्हें। इन्हों के कार्य में अक्सर फेसबुक पे देखता रहता था। फिर मैं इन्हों के मतलब इन्हों के साथ जुड़ा इस कार्य में, क्योंकि मुझे कार्य अच्छे लगते थे। क्या कार्य देखे आपने ऐसा कि जो आपको अच्छा लगा? इन्हों के कार्य ये देखे मैंने कि गोवंश की जहाँ भी मिलते हैं, मतलब हर किसी की मदद करनी, उन्हें उठा करके मतलब जहाँ पड़े होते हैं, घायल पड़े होते हैं, हॉस्पिटल ले जाना, गौशाला तक पहुँचाना, चारे की व्यवस्था करवाना। अच्छा। और एक वो और काम करते हैं ये जो लावारिस वो आती हैं, लाशें जो आती हैं जिन्हों का कोई नहीं होता। तो हाँ, तो जो जैसे गाय हो गई, अब उसको चोट लग गई है, तो आप कभी गए हैं इनके साथ? जी, मैं कई बार इनके साथ गया हूँ। खुद भी मैंने गायों में पट्टियाँ बांधी हैं, मलहम लगाए हैं जी। अच्छा, तो दवाई क्या खुद ही मतलब अरेंजमेंट करते हो या गवर्नमेंट डॉक्टर से, या कैसे कांटेक्ट करते हो? गवर्नमेंट डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन दवाई हमें खुद भी अरेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि सभी वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ नहीं जा सकते, तो हम खुद ही उन्हें परचेज़ करते हैं मेडिकल स्टोर से। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। मैंने आपको सुबह एक चीज़ बताई थी कि हेमंत जी अपने आप में एक वन मैन आर्मी है। तो हेमंत जी आ जाइए। हेमंत जी आ गए अपने। मैंने एक सुबह एक बात बताई थी, मैंने कहा हेमंत जी अपने आप में एक वन मैन आर्मी है। तो काफ़ी देर हेमंत जी से भी बात की थी और अभी भी कई लोगों से जैसे बात की है, तो उससे एक चीज़ निकल के सामने आती है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर किसी को कोई परेशानी है और वहाँ हेमंत जी ना हो, अगर किसी को कोई परेशानी है और वहाँ हेमंत जी हेल्प करने के लिए ना हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात ले लो या फिर खाने की बात ले लो। और जैसे कि सिंह साहब बता रहे हैं कि किसी को अगर चोट लग गई है, गाय को अगर चोट लग गई है, तो उसका उपचार करना, तो ये अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने बताया कि कोई लावारिस अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेड बॉडी है, तो ये पुलिस की सहायता से उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। हाँ जी, आप बताइए अपना नाम। सर, मेरा नाम रजत चौधरी है। अच्छा, चौधरी साहब जी। हाँ जी, हाँ बताइए। मैं लगभग हेमंत जी के साथ 2-2.5-3 साल से इनकी सेवाओं को देखते हुए हेमंत जी के साथ आया और हेमंत जी के साथ कार्य करना शुरू किया। और मैं हेमंत जी को सबसे बड़ी बात अपना गुरुजी मानता हूं, क्योंकि इनकी जो नर सेवा नारायण सेवा वाला एक मोटो है, जो इन्होंने लोगों को दिखाया, लोगों को सिखाया, और लोगों को इतनी बड़ी विपत्ति जो देश पे पूरी देश पे चल रही है, उसमें भी हमारे हेमंत जी लगभग 2-2.5 महीने से कंटिन्यूसली 15 से 20 परिवारों को तो रोज़, और लगभग 2-3 दिन का गैप में 50 से 60 परिवारों की किट रोज़ तैयार करवा के हेमंत जी देते हैं। वो सारा सामान आपने देखा ही होगा। और हेमंत जी की सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ बम्बई से लेके और बाहर देश उसमें शहरों में भी जा चुकी है रक्त सेवा। जो रक्त सेवा हेमंत जी की सबसे बड़ी सेवा है, जिससे ज़्यादातर लोगों को जीवन दान मिलता है। भैया ने कई बार रक्तदान कैंप भी लगा चुके हैं कई अलग अलग जगहों में, जिला बुलंदशहर के कई छोटे छोटे गाँवों में जहाँ ब्लड बैंक नहीं है, वहाँ पे भैया ने रक्तदान शिविर लगाए हैं। और गौ माता के बहुत बड़े भक्त हैं भैया, ये कह सकते हैं। गौ माता को कभी कोई दिक्कत में नहीं देख सकते, जहाँ भी होती है सूचना सबसे पहले भैया पे आती है। उसके बाद भैया हम सभी लोगों के मदद से पहुँच के वहाँ उसका उपचार कराते हैं। और हर महीने भैया जो है गौशाला में हमारे यहाँ जो साठा में स्थित है, वहाँ चारे की भी व्यवस्था भैया की तरफ से ही होती है। वेल सेड, थैंक यू सो मच, वेल सेड। पैकेट्स रेडी हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर में इनको डिस्ट्रीब्यूट करने चलने वाले हैं हम। हेमंत जी कुछ बोलना चाहेंगे? बस आज की खाद्य सामग्री की किट हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इसको वितरण करने के लिए हम लिस्ट के हिसाब से शहर के अलग अलग स्थानों पर जाएंगे, और जिन जिन लोगों के नाम, नंबर, पते हमारे पास में नोट हो चुके हैं, उनको सबको फ़ोन करके संपर्क करके उनको ये सामान पहुंचाएंगे, पूरी शारीरिक दूरी और सावधानी बरतते हुए। ये पैकेट्स रेडी हो गए हैं और अपना सब लोग ले जाते हुए अब ये पैकेट जाएंगे सीधे गाड़ी में और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोगों में। ये आप देख सकते हैं गाड़ी में पैकेट्स रखे जा रहे हैं। बस कुछ ना है, 10 मिनट और एक्स्ट्रा की डिमांड रहती है।
कोई नहीं, तो काफ़ी पैकेट्स गाड़ी में रख लिए हैं, कुछ बचे हुए हैं, तो कुछ वो लोग स्कूटी पर लेकर जाएंगे और एक लिस्ट है लोगों की जिनको रिक्वायरमेंट्स है, वो वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अभी चलते हैं, बने रहिएगा साथ में। गाड़ी सामान गाड़ी में भर गया है और अभी हम चल दिए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने। अभी हम निकल चुके हैं सामान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हेमंत जी से पूछता हूँ कि आज का कितना टारगेट है और कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हेमंत जी, हाँ जी, हाँ जी। आज का क्या टारगेट है? आज हमने लगभग 50 से ज़्यादा की सूची है हमारी, 60 की लोग लिस्ट बनी हुई है। इस तरह से हम लोग प्रतिदिन लिस्ट बना करके और उनको सामान देते हैं। अभी उनको मैं फ़ोन कर रहा हूँ, ये सब लोग अपने घर के या गली के बाहर मिल जाएंगे और गली के बाहर मिलने पर हम इनको सामान पहुँचा देंगे इनका। तो ये जो आपके पास लिस्ट है, क्या सर्वे करते हो क्या आप पहले ही लिस्ट बना लेते हो? हमारे सभी टीम है, हमारे सब कार्यकर्ता हैं, उनके आसपास के जो स्थान के लोग हैं उनको हम बुलाते हैं और उनसे पता करते हैं कि कहाँ कहाँ वास्तविक ज़रूरत है, तो फिर उनको पहुँचाते हैं। ये एक फैमिली रहती है यहाँ पे और उनको एक किट दी जा रही है। यहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, साइड में मास्क और ले आते हैं, मास्क और दे देते हैं। दो मास्क और दे दीजिए। ठीक है भैया। एक और हमारे टीम मेंबर हैं जो श्रीमान कोषाध्यक्ष जी हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। सर, अपना नाम बताइए प्लीज़। वैसे मेरा नाम उमेश कुमार है जी, और मैं सेलो कंपनी में हूँ। रीजनल सेल्स मैनेजर के पद पे हूँ और गायत्री परिवार से बिलोंग करता हूँ यहाँ पर। और हेमंत जी के साथ में, उनके साथ में पूरा जो भी कोई सहयोग का कार्य होता है वो मैं सब करते रहता हूँ उनके साथ में। हेमंत जी को आप कब से जानते हैं? मैं कई साल से जानता हूँ हेमंत जी को। अच्छा, तो इनके साथ मतलब किन किन कारणों में आप इंक्लूड रहते हैं? जैसे ब्लड डोनेशन में जब भी कभी चाहिए, हर 3 महीने में मेरा ब्लड बी नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप जो है बी नेगेटिव। अच्छा। तो तो मैं हमेशा उनको, जब भी वो बोलते हैं कि यहाँ इस डोनर को ज़रूरत है ऐसे है, तो मैं तुरंत उसको प्रोवाइड करता रहता हूँ वहाँ पर। अच्छा, तो हेमंत जी की आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, मतलब इनके काम से रिलेटेड? हेमंत जी युवा हैं और उनके साथ में बहुत बड़ा संगठन युवाओं का जुड़ा हुआ है, तो इसी से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। कभी भी कोई भी पर्व होता है, जैसे आपका भगत सिंह जयंती वगैरह या कुछ भी होता है, तो उसमें हमेशा वो अग्रसर रहते हैं। और जब भी वो बोलते हैं तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं पहुँचूँ उनके साथ के लिए। ठीक है। और कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे आप जो मैं तो सबको ये कहता हूँ उनसे प्रेरणा लेते रहें और इसी तरह से सब लोग पूरा समाज कार्यों में लगे रहें। तो यही मेरी सबसे विनती है कि सब लोग उनसे इंस्पायर होकर के और सेवा कार्यों में लगे रहें। जी, थैंक यू सो मच। बाबूजी नमस्कार, स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहेंगे हेमंत जी के बारे में? हेमंत जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ये जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो बहुत शानदार है, बहुत सेवा करते हैं लोगों की। मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैं इनको बचपन से जानता हूँ, जब ये छोटे थे चांदपुर रोड पर परिवार सहित रहते थे। अब तो ये वहाँ मानसरोवर कॉलोनी में रहते हैं इस समय और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया काम ये है परमार्थ, जो हमारा भी अपना उद्देश्य है। हम लोग यज्ञ
यज्ञ में लगे रहते हैं। और यज्ञ का जो मूल तत्व है वो यही है कि परमार्थ, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के कष्टों को दूर करना, जो कमज़ोर वर्ग है उनको उठाना, तो उसी कार्य में ये लगे हुए हैं। मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे देखते हुए, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इनके कार्य में सहयोग करता रहूं यथा योग्यता के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से। बहुत अच्छी बात कही बाबूजी ने। अब हेमंत जी से भी जान लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। बाबूजी रोहिला जी जैसे बुजुर्ग और हमारे संरक्षकों के आशीर्वाद और प्रोत्साहन से ही हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। इनके आशीर्वाद से हमें ऊर्जा मिलती है। उमेश चौधरी जी हैं, भाई साहब रोहिला जी हैं, ये सब लोग हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। आज भी बाबूजी ने स्वयं ही अपनी प्रेरणा से हमको इस पुण्य कार्य के लिए, जनसेवा के लिए, गौ सेवा के लिए सहयोग किया, और इनके माध्यम से हमने इस क्षेत्र के कुछ ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री भी पहुंचाई है। और ये जो सारा कार्य हो पाता है ये हमारे इन सब बड़े लोगों के आशीर्वाद से और मैं हमारी टीम वर्क के सहयोग से ही हो पाता है। ये सब युवाओं की टीम हमारे प्रत्येक कार्य में पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मनोयोग से तत्पर रहती है। इन्हीं के बल पर ही हम लोग समाज की सेवा कर पाते हैं। तो मैं पूरी अपनी सेवा का, अपने पूरे कार्यों का सारा श्रेय मैं तो अपनी टीम को ही दे पाता हूँ कि इन्हीं के माध्यम से ही हम इस क्षेत्र में कुछ सक्रिय रह पाते हैं। हाँ, और ये भी है कि बाबूजी अगर आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं तो हम जैसे युवा भी आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही बस आशीर्वाद बनाए रहेगा हम पे, ताकि तन मन धन से सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। जब भी मेरी आवश्यकता हो, जैसी आवश्यकता हो, मुझे आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी, आपसे बात करके और आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।